नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, आपके आज के इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं। यह व्याख्यान जो हमारा है वो लीनियर प्रोग्रामिंग के ग्राफिकल मेथड से जब हम किसी समस्या को सॉल्यूशन करते हैं, तो अगर आपके सामने कोई एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसके अंदर जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल दोनों के हों, तो फिर एरिया ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए देखिए कि जो कांस्टेंट आपके ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू के जो कांस्टेंट्स हैं, उनके अंदर ग्रेटर देन के अंदर जो है वो जो रेखाखंड आएगा उसका जो एरोज हैं वो राइट साइड में बनेंगे, लेस देन इक्वल टू के लेफ्ट साइड में बनेंगे। तो उनके बीच में कहीं पर एक ऐसा एक क्षेत्र निर्धारित हो जाएगा। इन कॉन्स्टेंट्स के एरोज को ध्यान में रखते हुए अपन एक ऐसा प्रतिबंधित क्षेत्र अपन ज्ञात कर लेंगे जिसके एंड पॉइंट्स जो होंगे वही इसके एरिया ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन से वो डिसाइड हो जाएंगे। और उन एंड पॉइंट्स के अंदर जो मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन की जैसी भी प्रॉब्लम है उसके अनुसार जो लाभांश या लागत आएगी उसकी मैक्सिमाइजिंग वैल्यू या मिनिमाइजिंग वैल्यू आप उसका आंसर में उसको लिख देंगे। तो ये इस प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है उसमें अपने को डिसाइड करना होता है कि एरिया फिजिबल सॉल्यूशन अपन कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक प्रॉब्लम अपने यहाँ लेते हैं जिसमें मैक्सिमाइजेशन z इक्वल टू 50x1 प्लस 30x2 आया और सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 और x1 प्लस 2x2 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 34। x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो अपन देखते ही हैं कि ये तो नॉन नेगेटिविटी के लिए रेस्ट्रिक्शंस या कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो केवल ऋणोत्तर प्रतिबंध जिनको कहते हैं हिंदी में, ये केवल दिखाने के लिए होते हैं कि सीमाएं हैं, इससे कम नहीं हो सकती। तो अब प्रथम प्रतिबंध के लिए जब अपन ने एक रेखाखंड बनाएंगे तो वही बात है कि x1 को जब अपन प्रोडक्शन करेगा x2 का नहीं करेगा तो x1 की वैल्यू 9 आ जाएगी, x2 की 0 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर वो x1 को प्रोडक्शन नहीं करेगा तो x1 0 हो जाएगा, x2 की वैल्यू 18 हो जाएगी। तो x1 के ऊपर 9 और x2 के ऊपर 18 दोनों को जब मिलाएंगे तो ये एक रेखाखंड बन जाएगा। दूसरा जो रेखाखंड है वो बनाने के लिए अपन देखिए कि x1 की वैल्यू भी 12 आएगी और x2 की वैल्यू भी 12 ही आएगी। तो x1 और x2 दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये रेखाखंड 12-12 पर मिले गए और एक रेखाखंड बन जाएगा। तीसरे प्रतिबंध के लिए अपन देखेंगे तो जब x1 का ही प्रोडक्शन करता है तो ये 11.33 आता है x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। फिर x1 की वैल्यू 0 आ जाएगी और x2 की वैल्यू 17 आ जाएगी। x1 के ऊपर 11.33 और x2 के ऊपर 17 को जब हम मिलाएंगे तो ये एक रेखाखंड बन जाएगा x1 और x2 का। इस प्रकार से ये तीनों प्रतिबंधों से संबंधित रेखाखंड रेखा चित्र पर हम जब अंकित करेंगे तो स्थिति आपके सामने ये होगी। जब तीनों रेखाखंडों को जब अपन मिलाएंगे तो यहाँ पर ये स्थिति अपने सामने आ रही है। ये अपन ध्यान से देखिए कि पहला जो रेखाखंड है, ये रेखाखंड जो पहला रेखाखंड है वो 9x1 पर और 18x2 के ऊपर है। 9 और 18, 9 और 18 के ऊपर पहला रेखाखंड है वो 9 और 18 के ऊपर आता है। तो इसका चूंकि ग्रेटर देन का है तो इसका एरो राइट साइड में रहेगा, इसका एरो राइट साइड में रहेगा। दूसरा जो प्रतिबंध है
दूसरा प्रतिबंध जो है ये इसमें 12 और 12 है, तो अपन ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये दोनों ही 12 के ऊपर हैं। तो 12 के ऊपर जैसे अपन ने बी लिख रखा है 12 पर, और इधर 12 पर पी लिख रखा है, तो पी और बी जो है वो 12 है, लेकिन इनके एरो भी आपको राइट साइड में रहेंगे, इनके एरोज भी राइट साइड में रहेंगे। ये अपने को देखने की बात है कि इनके एरो जो हैं वो राइट साइड में रहेंगे। इसके बाद में जो तीसरा जो है वो प्रतिबंध अपना था, इसमें 11.33 और 17 है x2 के ऊपर। तो ये अपने x2 के ऊपर 17 जो है वो n बिंदु के ऊपर अपने 17 लिख रखा है, और 11.33 जो है वो लगभग अपना जो है वो 10 और 12 के बीच में लगभग आ रहा है। तो ये जो ए बिंदु है जिसको अपन कह रहे हैं कि 11.33 वाला, इस ए को जब अपन मिलाएंगे 17 से, तो यहाँ पर n और a को मिलाया, तो इसका जो एरो है, इसका जो एरो है वो लेफ्ट साइड में रहा, इसका एरो जो है वो लेफ्ट साइड में रहा, ठीक है, राइट। तो अब देखिए, अब स्थिति ये हो गई कि जो R और N के बीच में, R और N के बीच में जो रेखाखंड है वो तो कहता है कि आपको लेफ्ट में रहना है, लेकिन R और M के बीच में कहता है, वो कहता है राइट में रहना है। तो झगड़ा हो गया, तो इन दोनों को छोड़ देंगे हम, क्योंकि एक तो कहता है उधर रहो और एक कहता है लेफ्ट में रहो। अब जब हम R पॉइंट पर आते हैं तो R पॉइंट पर ये दोनों जगह मिलते हैं, ये R पॉइंट पर दोनों मिल जाते हैं, R पॉइंट पर दोनों मिल जाते हैं। तो ये एक पॉइंट तो इसका ये हो गया। इसके बाद में जब और आगे नीचे निकलते हैं तो R और ये जो एक और बिंदु है S, R और S के बीच का जो रेखाखंड है वो तो कहता है कि आपको राइट में रहना है, आपको किधर रहना है, राइट में रहना है। लेकिन R और T के बीच में जो बिंदु है, जो रेखाखंड है RT, ये कहता है कि आपको लेफ्ट में रहना है, क्योंकि इसका एरो लेफ्ट में बनेगा R और T का। तो R और T कहता है लेफ्ट में रहना है और R और S कहता है राइट में रहना है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि R और S और T ये तो डिसाइड हो ही गई। अब अगर आप S और T के बीच में आते हैं तो इसमें देखिए, एक तो है S और Q के बीच में, तो S और Q वाला भी कहता है राइट में रहना है, और S और T वाला भी कहता है कि राइट में रहना है। तो फिर S और T वाला ज्यादा हो गया, S और इसका Q और S और Q का कोई मतलब नहीं रहता, तो S और T है वो राइट में रहने के लिए कहते हैं। तो इस तरीके से ये एक एरिया ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन बन जाता है RST। RST जो है वो एक फिजिबल सॉल्यूशन का एरिया बन गया, जिसको अपन ने डार्क लाइंस आपको इसमें शो की गई हैं। तो RS और T ये एरिया ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन होता है। इनमें हम देखते हैं कि R के अंदर जो x1 की वैल्यू है वो तो 3 आती है नीचे की ओर जब इसको वर्टिकल करते हैं तो, और दूसरी x2 की वैल्यू है वो 12 और 14 के बीच में आता है तो 13 आती है, तो 3 और 13 आ जाती हैं, ये वैल्यू R की आई। S की जो वैल्यू है वो 6 और 8 के बीच में x1 यानी 7 आ गया, और इधर अगर अपन देखते हैं तो 4 और 6 के बीच में यानी 5 आ जाता है, तो 7 और 5 हो जाता है। और इसके बाद में आता है T, तो T के अंदर अपन देखेंगे तो इधर देखिए एक बिल्कुल x1 की वैल्यू तो है वो तो 10 के ऊपर आती है, और x2 की वैल्यू आती है 2, x2 की वैल्यू आती है 2। अब इनको जब इनके रेस्पेक्टिव लाभों से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपको R बिंदु के ऊपर जो लाभांश है वो आता है 540, S बिंदु पर आता है 500, और T बिंदु पर आता है वो कितना है 560। तो सबसे ज्यादा है वो T बिंदु के ऊपर इसका डिविडेंड आ रहा है। तो यही बिंदु हमारा ऑप्टिमम पॉइंट होगा,
और इसके ऊपर जो यूनिट्स की संख्या आएगी वो x1 की आएगी 10 और x2 की आएगी 2, 10 और 2, और इसका ये सॉरी यहां पर भी थोड़ा आपको ध्यान देना है कि सबसे ज्यादा लाभांश टी बिंदु पर आ रहा है। यहां लिखने में क्या लिख दिया, एस बिंदु, जो गलत लिखा गया। ये टी बिंदु पर आता है। टी बिंदु पर x1 की वैल्यू जो है, एक मिनट देखिए, एस के ऊपर जो है वो तो 7 और 5 आए थे ना इसके ऊपर, तो एस तो हो ही नहीं सकता, टी बिंदु ही हुआ, तो ये यहां पर गलत लिखा गया ना। तो टी बिंदु के ऊपर जो है वो इसका मैक्सिमम वैल्यू आता है टी बिंदु पर, बिल्कुल टी बिंदु के ऊपर 560 आता है। टी बिंदु के ऊपर 560 आता है, जहां पर 10 और 2 होते हैं। तो ये टी बिंदु जो है वही सर्वाधिक लाभांश का बिंदु होगा, और इसके ऊपर x1 की 10 इकाइयां और x2 की 2 इकाइयां उत्पादित की जाएंगी। तो इसको मैं पीडीएफ फॉर्म जो अपना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसको राइट कर देंगे, वहां से आप इसको अगर देखना चाहें तो वो सही मिल जाएगा आपको। लेकिन यहाँ वीडियो में आप ध्यान रखना, ये एस की जगह पर आपको टी लिखना है। यहाँ पर टी बिंदु पर सर्वाधिक लाभांश मिलेगा 560। तो ये जो है वो आपको ये चीज़ें जो हैं वो लिखने के अंदर जहाँ है, मैंने आपको करेक्ट करवा रहा हूँ, आपको कहीं लिखने में कोई त्रुटि हो गई होगी, लेकिन इसको पीडीएफ में आपका इसमें राइट मिल जाएगा आपको। तो ये आज के इस प्रॉब्लम में हमने क्या देखा कि जब दोनों प्रकार के साइन जब होते हैं तो आपको दोनों सीमाओं को ध्यान में रखते हुए उनके बीच का ऐसा एरिया देखना पड़ता है जहां पर सॉल्यूशन सिचुएटेड होता है। और इस प्रकार से ये हमने तीनों प्रकार की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। जब मैक्सिमाइजिंग के साइन हो, जब मिनिमाइजिंग के जैसे ग्रेटर देन के साइन हो, और जब दोनों प्रकार के साइन हो, तो फिर हम किसी भी रैखिक प्रोग्राम समस्या का सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमने ग्राफिकल मेथड में देखा। तो प्रिय छात्रों, आपको ग्राफिकल मेथड से संबंधित हमने ये व्याख्यान हमारे हो चुके हैं। आप किसी भी बुक से कुछ प्रैक्टिस आप कर लेना। बाकी मोटे तौर पर आपको ये समझाया जा चुका है कि भाई इसके अंदर आपको किस तरीके से हम ग्राफ को बनाते हैं और उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं, ये हमने अच्छी तरीके से सीखा। आगे के व्याख्यान, जो महत्वपूर्ण व्याख्यान शुरू होंगे, वो होंगे सिंप्लेक्स मेथड के। चूंकि अभी अपने देख चुके हैं, इस तरह से हम समझ चुके हैं कि ग्राफ के अंदर तो तभी सॉल्यूशन हो सकता है ना ग्राफिकल मेथड में, जबकि वो जो सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम होती है उसके अंदर केवल 2 ही वेरिएबल होते हैं, निर्णय चर, जैसे x1 x2 या x या y, तो भी पॉसिबल है। कॉन्स्टेंट्स चाहे 2 से अधिक हो सकते हैं, 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, लेकिन जो निर्णय चर होते हैं वो केवल डिसीजन वेरिएबल्स जिनको अपन कहते हैं, वो केवल 2 ही हो सकते हैं, तभी इसको ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 से अधिक अगर डिसीजन वेरिएबल्स हो जाते हैं तो ऐसी पोजीशन में हम केवल सिंप्लेक्स मेथड से ही क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। सिंप्लेक्स मेथड ऐसा मेथड होगा जिसके अंदर हम 2 वेरिएबल हो तो भी हल कर सकते हैं, 2 से अधिक हैं तो भी हल कर सकते हैं। तो ये अपना है, वो आगे के अपने व्याख्यान में महत्वपूर्ण एस्पेक्ट को, एक एक एस्पेक्ट को अपन समझेंगे। इसमें आपको ध्यान रखना की बात है मुख्य रूप से कि जब कोई लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम जब किसी पैराग्राफ के रूप में आती है तो सीधी सी बात है कि पहले हम इसको मैथमेटिकल फॉर्मेशन उसका करते हैं, एक टेबल बनाते हैं और फिर उसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन करते हैं, और उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन की बात आती है। तो स्टेप हमारा पहला यही है कि हम टेबल बनाकर उसको मैथमेटिकल फॉर्मेशन आपको करना आना चाहिए। उसके बाद ही जब सवाल बन जाता है फिर ही उसके सॉल्यूशन की बात आती है। तो ये अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है जिसमें आपके सॉल्यूशन पहले से ही अगर वो मैथमेटिकल फॉर्मेशन में है, तब तो आपकी कोई बात नहीं है, आप सीधा सॉल्यूशन आपको निकालना शुरू कर देंगे। लेकिन यदि वो ऑलरेडी मैथमेटिकल फॉर्मेशन में नहीं है, ग्राफिक उस पैराग्राफ के रूप में दी गई है, तो फिर उसको एक टेबल के रूप में फॉर्मेट कीजिए और उसके बाद उसकी एक मैथमेटिकल फॉर्मेशन बना लीजिए, तो उसके बाद में उसके सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। आज के लिए फिर इतना ही बच्चों।
अपन नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक्स।